Hello, good morning. Today we are going to cover biology of class 7 in one short video. If we could, we will cover word to word, even beyond. So keep your eyes and mind locked to the screen for the next 30 to 40 minutes in this exciting journey. तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें क्लास 7 में बायोलॉजी के टोटल आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या है? आपके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन ये तो नहीं है कि खूब अच्छा खोआ मिठाई पेड़ा खाना न्यूट्रिशन है। यदि ऐसा है तो नहीं, वैसा न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन क्या है कि एक प्रोसेस है, एक मोड है। हम लोग किस प्रोसेस में खाना खा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन के अंदर आती है। अब न्यूट्रिशन के आधार पे यदि बोला जाए तो दो लोग होते हैं। एक तो खाना खुद से बनाते हैं, खुद से बना रहे हैं, और दूसरे कोई और बना रहा है। जो खुद से बना रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। और जो दूसरे का खा रहा है उसको हेटेरोट्रॉफ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब सस्टेनिंग। तो सेल्फ नॉरिशमेंट होता है ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरे का खा रहा है हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो खुद से खाना नहीं बनाते, किसी और से खाना बनवाते हैं। और ह्यूमन तो है ही। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन तो अपना खुद से खाना बनाता है, हम लोग तो खुद से अपना खाना बनाते हैं। हाँ, खाना तो हम लोग खुद से बनाते हैं, बट वो एनर्जी स्टोर कौन करता है खाने में? आप खुद से नहीं, वो खाना में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होता है। अब भी कहे कि आप एनिमल खाएं, नॉनवेज हैं, आप चिकन खाएं, मटन खाएं, तब तो आप फूड नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं प्लांट्स को। बट वो एनिमल क्या खा रहे हैं? वो एनिमल तो कहीं ना कहीं ग्रासेस खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफ्स, हम लोग ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन? जो खुद से खाना बनाता है। खुद से कौन खाना बनाता है? प्लांट्स बनाता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स खुद से खाना नहीं भी बनाते हैं। तो ये हमारा हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि यदि प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस सिंपल है। अब तो जानते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस उनका एनर्जी कैसे अपना सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें एक लाइन ये लिखा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? वैसे तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये कहीं पे भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, लीफ में भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन ज़रूरी क्या है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जैसे हमें खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें मसाला चाहिए होता है, आलू चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होता है, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इनको पहले तो CO2 चाहिए, उसके बाद वाटर चाहिए, और वाटर के बाद सनलाइट चाहिए। यदि सनलाइट है और उसके साथ क्लोरोफिल तो इनका रहना ही है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। अब इन सब चीज़ों से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि फोटोसिंथेसिस तो कहीं से भी हो सकता है, वो सारी जगह से हो सकता है जहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल हो। तो इससे प्लांट्स के लीव्स को क्यों कहा जाता है? फैक्ट्री उसी को कहते हैं जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। और आपको पता है कि मास फूड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? लीव्स में ही होता है। इसीलिए लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब ये सब तो चाहिए, प्लांट ने तो बता दिया, अपना लिस्ट दे दिया कि भाई ये सब ला कर दीजिए। तो ये सब कहाँ से आएगा? तो CO2 सिंपल है कि CO2 कहाँ से मिलेगा? हमारे इन्वायरमेंट में है CO2 कितना इन्वायरमेंट में? 0.04%। तो CO2 हमारे 38 भी बोलते हैं, CO2 हमारे इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अब इसका इनटेक करने का एक प्रोसेस होता है, ये रेगुलेट होता है। कितना मात्रा में जाना है, कितना मात्रा में कम नहीं, ये सब भी देखा जाता है। तो ये सब रेगुलेट करने के लिए ना स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। एक जो आपका ये, यदि आपका लीफ है
तो इसके अंदर सेल होते हैं जो गार्ड करते हैं, कितना आना चाहिए, गार्डिंग करने वाला सेल होता है, और इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड किधर, दोनों साइड में रहता है और बीच में पोर रहता है। पोर को जो गेट होता है स्टोमेटा कहते हैं उसको। तो क्या है कि गार्ड सेल रेगुलेट करता है कि कितना आना है, कितना बाहर जाना है। और ये किस चीज़ के लिए, CO2 के लिए बात कर रहे हैं हम। तो बहुत बार क्या होता है ना कि गार्ड सेल के बारे में हम लोग बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गार्ड सेल का जो श्रिंकिंग है, श्रिंकिंग पे जो ओपनिंग कैसे डिपेंड करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है जो हमारा सेल है, खास करके जो स्टोमेटा का है। तो इसमें एक कैच ये है कि जैसे ही गार्ड सेल जो होता है, आपको एक सेल जो है उसको आप एक बैलून से आप कंपेयर कर सकते हैं। बैलून में यदि हम पियर्स कर दें, उसमें एक छेद कर दें और बैलून में पानी डालें तो क्या होगा, बैलून यदि कुछ भी नहीं रहेगा बैलून में तो जो छेद है वो छिद्र दिखाई नहीं देगा आपको। और यदि पानी डाल दे तो आपको लीक दिखने लगेगा, क्योंकि वो जैसे एक्सपेंड करता है तो आपको लीक होना शुरू कर देगा। तो वैसे ही है गार्ड सेल, जैसे ही ये स्वेलिन करता है ना, तो स्वेलिन करने के बाद ये खुल जाता है। तो ओपनिंग कैसे करेगा, स्वेलन होके, और क्लोजिंग कैसे करेगा, श्रिंक होके। ये दोनों एक्सचेंज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में एक्सचेंज बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बैलून का एग्जांपल लेना है कि बैलून, अब वो गार्ड सेल का काम हो गया, वो क्या करेगा, वही स्टोमेटा का है, और गार्ड सेल का काम है रेगुलेट करना एक्सचेंज को। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए ना एक कंटिन्यूअस पाथ बना होता है। हमारे जो स्टेम्स होते हैं उसमें इस तरह से वेस्कुलर, उसमें आने जाने के लिए वो नीचे से मिनरल्स एंड वाटर जाता है रूट से, और उधर लीफ से फूड बन के आता है, फ्लोएम जाइलम का, ये सब कंसेप्ट आगे देखेंगे। तो इतना तक था, इतनी तक बात थी। अब इसमें बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस का कैसे प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने उतना चीज़ आपको जमा करवा दिया, पहले तो CO2, उसके बाद वाटर, सनलाइट। अब क्या करेगा, CO2 को कन्वर्ट करेगा। अब ये CO2 लेगा और प्लस में वाटर लेगा। अब इसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और इसके साथ क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी तो सनलाइट के जो सोलर एनर्जी को है कन्वर्ट करेगा। और ये कन्वर्ट करके इस सब चीज़ों को क्या बनाएगा, C6H12O6 और प्लस 6O2 रिलीज करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो, हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसीलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो ये फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोसेस हो गया। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का दे रखा है इसने, वही बात कह रहा है कि ग्रीन स्टेम्स जो हैं वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। और सेल का जो लिप्स है इस तरह से, ये आपका इक्वेशन हो गया। गार्ड सेल का देखिए यहाँ पे फोटो दे रखा है। आप ये जो दो दिख रहा है ये गार्ड सेल है, और ये जो पोर है बीच में जो छिद्र है इसको क्या कहते हैं, गेट अस्टोमेटा कहा जाता है, अस्टोमेटा। और ये गार्ड सेल, अब ये जैसे ही ये देखिए यहाँ पे ये क्या होता है कि जैसे ही स्वेलन करेगा, ये स्वेलन ही है, अभी स्वेलन करेगा तो ये छिद्र आपका बड़ा हो जाएगा और यहाँ से पानी निकलने लगेगा। जब बैलून की तरह हम इसे देख रहे हैं तो ऐसा होता है ये, ठीक है। स्टोमा का कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसमें बारे में बात करेंगे। और जो हमारा ग्लूकोज या हमारा कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स में सिंपलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो मैंने बोला कि क्लोरोफिल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होना ही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सब जो कलर के ये सब जो पत्ते हैं इधर भी होगा, इसमें आपको दिख रहा है। तो इसमें क्लोरोफिल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो हाँ क्लोरोफिल इसमें होता है, लेकिन और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का पिगमेंट क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन के साथ यदि और कलर का मिला दें तो दूसरा कलर चेंज हो जाएगा। ग्रीन के साथ येलो मिला दे, ग्रीन के साथ रेड मिला दे, लेकिन ग्रीन तो है ही। अब ग्रीन तो है तो वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होना ही है, भले आप उसको ओवर शेडो कर दे किसी भी दूसरे कलर को मिला के। तो वही यदि पौधा में उसका जो पत्ते का कलर है वो यदि येलो है, रेड है, किसी कलर का है, तब भी उसमें फोटोसिंथेसिस होना ही है, ठीक है।
अब क्या होता है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये सब प्रोसेस किस लिए कर रहे थे, ये सब प्रोसेस कर रहे थे कि फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले किसे, प्लांट को। तो अब न्यूट्रिशन का तो ऑटोट्रॉफ का तो बात कर लिया। मैंने बताया था कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो वो डिपेंड कैसे कैसे करते हैं, वो उनका मोड क्या है वो भी देखेंगे। अब देखते हैं कि जो प्लांट है सिर्फ वही एकमात्र ऑटोट्रॉफ्स नहीं होता है, क्लोरोफिल बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, एक अलगाई ऑर्गेनिज्म होता है उसमें भी मिलते हैं। तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है और वो लोग भी अपना फूड बनाते हैं। और ये फूड खुद से बनाता है जैसे अलगाई, तो इसी के साथ एक फंजाई आ जाता है, कहता है कि भाई तुम खाना तो बना ही रहे हो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम तुमको वाटर देंगे, तुम हमको खाना दो। और एक साथ रहते हैं, और एक साथ इनको लाइकेन कह दिया जाता है। लाइकेन वाला है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म, तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो ये रिलेशनशिप होता है। अलगाई और फंजाई मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब ये कह रहा है कि चलो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो बना दिए भाई, तो क्या सिर्फ तुम्हारे पेड़ में सिर्फ पेड़ को ग्रोथ करने के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए? नहीं, हमने उसी टाइम पे पिछले एनसीईआरटी में पढ़ रखा है कि हमें या प्लांट को किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए कार्ब भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। ये सब कहाँ से मिलता है? तो चलो फैट तो एक कार्ब से बना लेगा, लेकिन ये प्रोटीन कहाँ से बनाएगा वो? तो ये तो नाइट्रोजनस होता है, नाइट्रोजनस एसिड का बना होता है ये, एमिनो एसिड। तो ये कहाँ से लेकर आएगा? तो नाइट्रोजन तो हमारे इन्वायरमेंट में 28% है। तो आप बोलेंगे कि जिस तरह से CO2 ले रहा था उस तरह से नाइट्रोजन भी ले लेगा। नहीं, नाइट्रोजन वैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का पता है बॉन्ड क्या, नाइट्रोजन क्या होता है, N2 होता है, और नाइट्रोजन के बीच क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये इसे डायरेक्ट ये तोड़ ही नहीं सकता, उसके पास इतना एनर्जी ही नहीं है कि इसको नाइट्रोजन को तोड़ दे, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए कहता है कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा उसे? नाइट्रोजन मिलता है उसको, मिनरल्स जो भी है उसको मिलता है रूट से। रूट कहाँ है? तो रूट है सॉइल में। अब सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आता है? तो सॉइल में नाइट्रोजन एक तो थोड़ा बहुत पहले से भी रहता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हम सॉइल की बात कर ले तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सॉइल के बारे में। तो सॉइल कैसे बनता है? सॉइल बनता है रॉक से। और रॉक कैसे बनता है? रॉक बनता है वोल्केनो से। अब वोल्केनो के टाइम पे आपको पता होगा कि जब नीचे से निकलता है वोल्केनो के लिए जो लावा निकलता है वो बहुत सारे मिनरल्स के मिक्सड होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पायरोक्लास्टिक होता है। मतलब अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि वोल्केनो में क्या निकलता है, उसमें जितने सारे गैसेस दे रखे हैं वो सब को टिक करके आइएगा, आपका सही होगा। तो उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होगा कि ये गैस निकलता है, ये गैस नहीं निकलता है। सारे मिनरल्स होते हैं, गैसेज होते हैं उसमें। तो वोल्केनो में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स क्या होते हैं कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं रॉक्स के साथ। मिनरल्स वोल्केनो और ये रॉक्स के साथ सॉलिडिफाई हो जाए, और रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट होता है लिथिफिकेशन के द्वारा तो वो सॉइल में कन्वर्ट होता है, और सॉइल में मिनरल्स, थोड़ा बहुत कैल्शियम, ये सब बचता है। नाइट्रोजन जितना चाहिए होता है पौधे को उतना नहीं मिलता। तो नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये जिंदा तो रहना है तो एक रिलेशनशिप बनाता है। वो कहते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन में रहेंगे। राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है जो लेज्यूम्स प्लांट्स होता है, जैसे आपका दलहन का कोई भी प्लांट्स है उसके जड़ में जाके चिपका हुआ रहता है, और कहता है कि आप मुझे फूड दीजिए, हम आपको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देंगे। आपसे नहीं टूट रहा है, मैं तोड़ूंगा नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को तोड़ के क्या बनाऊंगा, नाइट्रेट बनाऊंगा, नाइट्रेट या अमोनिया बनाऊंगा। ये तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो पेड़ बोलता है हाँ, तो ये नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन के सिंपलर फॉर्म को ये कंज्यूम करता है। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और सॉइल में वो डाल देता है और उससे एब्जॉर्ब करता है। अब इसीलिए ये भी कहते हैं ना कि आप क्या करेंगे कि जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन में हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, एक बार दलहन लगाएंगे, एक बार वो धान लगाएंगे, पैडी लगाएंगे, तो हमें उससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की है वो उसका बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इस तरह से अब आगे क्या है कि अदर मोड्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी मैंने बोला था कि ये कुछ प्लांट्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक भी हैं। अब हेटरोट्रॉफिक हैं तो वो कैसे खाएंगे, वो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, या फिर वो खाना खुद से बनाना नहीं चाहते हैं, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरे के ऊपर डिपेंड करके
या तो ये हो सकता है कि भाईचारे से खाना खा लें या छीन के खाएं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि दूसरे का नुकसान भी करते हैं। जैसे वैसे भी नुकसान करने में एक अमरबेल आता है, कैसकटा जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और जितना भोजन पेड़ बनाता है उससे ज़्यादा ये कंज्यूम करना शुरू कर देता है और ये पेड़ को कुछ नहीं मिल पाता। धीरे 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 करके ये पेड़ क्या होता है, सूख जाता है। आप देखे होंगे इसको, अमरबेल को चढ़े हुए पेड़ के ऊपर तार की तरह होता है बिल्कुल। तो ये हो गया। ऐसे ही एक होता है पीचर प्लांट्स। पीचर प्लांट्स ये तो मांसाहारी होते हैं, ये तो इंसेक्ट्स को ही खा जाता है। आप एक मूवी है, नाम क्या था उसका, जर्नी टू, जॉनसन का है। वो किसी और प्लैनेट्स पे चला जाता है तो वहाँ पे जो पौधे आपको मिलेंगे, ये पौधे इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन सब जितने ह्यूमन होते हैं, जितने उनके टीम मेंबर्स होते हैं, सबको ट्रैप कर लेता है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। ये क्या करता है, ट्रैप करके इंसेक्ट्स वगैरह को, उसमें से जितना जूस है उसका वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन का जो भी जूस मिलता है, और ये अपना खाना उस तरह से पूरा करता है। तो ये ये पीचर प्लांट्स कहते हैं इसको। और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पीचर। ये आपको संरचना बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कुछ नहीं, ये आपका लीव्स का है। अब ये मैं एक और बात बता दूँ, ये लीव्स का संरचना कैसा भी बना सकते हैं। कोई भी पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंटेक करने के लिए हो, चाहे सनलाइट हो, अपना जो लीव्स है उसको कन्वर्ट करते रहता है, उसको कैसे भी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ये सब मोड्स चल रहा है कि कैसे कैसे प्लांट्स, पहले तो ऑटोट्रॉप्स था, ऑटोट्रॉप्स में कैसे कैसे लिया, अब हेट्रोट्रॉप्स में आ रहे हैं, हेट्रोट्रॉप्स का देख लिए हैं। अब एक होता है सेप्रोट्रॉप्स। ये कहता है कि भाई हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम यदि मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ, तब हम तुम्हारा उपयोग करेंगे। तो सैप्रो का मतलब ही होता है डिकेड, मतलब सड़ा हुआ चीज़ पे जो बनता है, जो प्लांट सड़ा हुआ चीज़ों से अपना भोजन इंटेक करता है, जो चीज़ भी, तो उसको कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम। बरसात के मौसम में आप देखेंगे तो लकड़ी के ऊपर मशरूम बन जाता है। ये मशरूम बनता कैसे है, तो ये स्पोर्स से बनते हैं। स्पोर जो है ना, टीनी पार्टिकल है, ये हर जगह मिलेगा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वातावरण में हर जगह ये घूमते रहता है। जैसे इसको कुछ मॉइस्चर वाली चीज़ मिलेंगे या सड़ा गला, वहाँ पे वो जाके जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके अपना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये है आपका मशरूम का। और ये बनता कैसे, स्पोर से मैंने बताया आपको। और फंजाई ये सब देखिए, ब्रेड है, ब्रेड बहुत दिन तक रख दीजिए तो इसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो डिकेड चीज़ों पे बनता है। अब आगे देखेंगे इस सिम्बायोटिक रिलेशन। मैंने बताया ना कि क्या कहते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन भी बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे बनाते हैं कि भाई आप भी हमें कुछ फ़ायदा करा दो, हम भी आपको फ़ायदा करा देंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो ऐसे में मैंने फंजाई का एग्जांपल दिया था। फंजाई किसके साथ करता है, ये अलगाई के साथ। अलगाई, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें, तो फंजाई जो है सिम्बायोटिक रिलेशन प्लांट्स के साथ भी बनाता है, और ये कितने बार पूछा गया है। और इससे क्या कहते हैं, इसे माइकोरीजा कहा जाता है, माइकोरीजा। तो ये फंजाई जो है ना, ये बेवफा टाइप का है, दो जगह सिम्बायोटिक रिलेशन बना रखा है। तो अब फंजाई जो है, अब ये मेल है कि फीमेल है, आप खुद डिसाइड करिएगा। तो ये माइकोरीजा कहते हैं इसको। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन अलगाई के साथ बनाता है तो लाइकेन बनाता है, ये भी सिम्बायोटिक प्लांट के साथ बनाता है तो इसको माइकोरीजा कहते हैं। तो ये फंजाई का ये रिलेशन कौन सा है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। हमने पैरासिटिक रिलेशन भी देखा, जो अमरबेल चढ़ रखा था उस दूसरे को। तो वैसे बहुत सारे रिलेशन आपको बायोलॉजी या इकोसिस्टम में मिलेंगे। कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, सिम्बायोटिक रिलेशन बता दिया, मैंने पैरासिटिक बता दिया। अभी मैं आपको कॉमेंसिलिज्म बता देता हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, यूपीएससी में तो खैर पूछता ही है, बहुत बार पूछ रखा। तो कॉमेंसिलिज्म क्या करता है, कॉमेंसिलिज्म कहेगा कि आप आइए मेरे साथ, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका कॉमेंसिलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि यदि कोई आम का पेड़ है, उसके ऊपर कोई आपका लता है, जैसे
ये आपका क्या कहते हैं उसको, कोई लत्तर लत्तर यदि चढ़ जाता है उसके ऊपर तो उसको तो सपोर्ट मिल जाएगा। लौकी का ही पेड़ ले लीजिए, आम के पेड़ पे यदि लौकी का पेड़ चढ़ जाए तो उसे तो सपोर्ट मिल जाएगा लौकी के पेड़ को, लेकिन आम के पेड़ को नुकसान होगा नहीं होगा। तो एक कॉमन सिलिज्म हो जाता है। और वैसे ही एक जो आपका काऊ है, काऊ के ऊपर एक बर्ड बैठी है और बर्ड क्या कर रही है, उसमें से जितने सारे इंसेक्ट्स हैं काऊ से वो उठा उठा चुन चुन के खा रही है। तो काऊ का कुछ नुकसान है नहीं, तो एक कॉमेंसिलिज्म रिलेशन होता है। वही एक एमेंसिलिज्म होता है। एमेंसिलिज्म क्या होता है, एक का नुकसान होता है और दूसरे का फायदा नहीं होता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है तो फंजाई का ले सकते हैं। फंजाई जैसे पेनिसिलिन होता है, ये क्या करेगा, जिस बैक्टीरिया के आसपास रहता है ना उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और किल करना ये इसका नेचर में ही है, फंजाई के नेचर में ही है कि वो अपने नेचर से ही किल कर देता है। तो यहाँ एक का तो कुछ दिक्कत नहीं है फंजाई का, लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाता है, तो इसको एमेंसिलिज्म रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इस तरह से है आपका। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो मैंने जो बताया था राइजोबियम के बारे में, वो लेज्यूम्स प्लांट्स के ऊपर मूंग पीस बीन्स के जड़ में रहते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को तोड़ के उनको देते हैं और उसके बदले में इनको क्या करता है, फूड मिलता है, वहाँ पे रहने का जगह मिलता है इन बैक्टीरिया को। अब ये क्या करते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन का जो हमें फर्टिलाइज़र है वो कम देना पड़ता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे हम लोग। ये इन्होंने क्या कर रखा है, नाउ टेक द रिमूव। अच्छा, ये फिर से आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। ये आयोडीन टेस्ट करके बताएंगे कि आपका स्टार्च है या नहीं है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे एक दिया, लाइट इज सो इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट्स दैट देयर लीव्स ग्रो इन मैनी पैटर्न सो दैट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। मैंने बोला आपको कि अपने लीव्स को भी ये इस तरह से स्ट्रक्चर कर देंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इनको सनलाइट मिले। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी तक तो हम लोग प्लांट में पढ़े, अब हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे। तो एनिमल का भी वही सीन है, कैसे कहाँ से फूड आ रहा है, कैसे आप इंजेस्ट कर रहे हो, कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो, इस सारे प्रोसेस से आपको सेल तक जो है खाना पहुँचा देना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में आपको डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने प्लांट्स में देखा, कोई हेटेरोट्रॉप्स की, कोई किसी को मार के, कोई किसी को पैरासिटिक करके, इस तरह से रिलेशनशिप बना के अपना फूड इनटेक कर रहे थे। उसी तरह से एनिमल में भी है। एनिमल में भी बहुत तरीके से, जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु जो हैं, वो माता के दूध से ही उनका पालन पोषण होता है। वही हनी बीज की बात करें, मधुमक्खी की, तो वो नेक्टर से अपना पालन पोषण करता है। वही कुछ जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं, वेल्स जैसे, वो छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं, क्रुस्टेशियस, उसको खाकर रहते हैं। वेल्स की बात कर रहे हैं तो वेल्स क्या इंसान को खा सकता है, मैन को किल कर सकता है, वो खा सकता है? तो नहीं, वो खा तो इंटेक तो कर लेगा लेकिन तुरंत उसको वोमिट भी कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि वेल्स का जो अंदर इंजेक्शन का उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, वो इस तरह से होता है, छन्नी देखे है ना, छन्नी इस तरह से होता है। यहाँ से तो ह्यूमन को अंदर इनगल्फ कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वो बाईपास नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या करता है, वोमिट कर देता है और बाहर निकाल देता है। तो वेल इंसान को खा नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो तरह तरह के लोग हैं, जैसे इसमें एंट दिया है, लिस दिया है, ये तो ब्लड सक करता है किसी दूसरे एनिमल का। तो इस तरह से तरह तरह के एनिमल्स हैं, तरह तरह का उनका मोड है फूड इनटेक का। अब एक अमेजिंग फैक्ट में दे रखा है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश, आप इनका क्या ही बोले, कोई लोग मुंह आगे करता है ना, अपना माउथ आगे करता है खाने के लिए, ये अपना पेट आगे कर देता है। वो माउथ के सहारे अपना पेट ही बाहर कर देता है और जो फूड है उसको इनगल्फ कर लेता है। तो ये तरीका है इनका, स्टोमक को बाहर करके। ये वास्तव में फ़िश नहीं है, आपको फ़िश, स्टार फिश नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़िश नाम है लेकिन फ़िश नहीं, जैसे जेली फिश आपका फ़िश नहीं है, स्टार फिश नहीं है, कटल फिश फ़िश नहीं है, डॉल्फिन फिश नहीं है, वेल फिश नहीं है। डॉल्फिन और वेल क्या है, मैमल्स हैं। मैमल्स किस लिए, गिल्स नहीं है इनके अंदर। तो अब डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, मैंने बोला कि फूड तो आप तरह तरह से ले रहे हैं, डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो डाइजेशन का प्रक्रिया बहुत लंबा चौड़ा है, और लंबा चौड़ा तो
हम लोग को अभी पता चला, बहुत दिनों तक तो लोगों को ये नहीं पता था कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। बहुत लोग मतलब बहुत हद तक इतना लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं था कि डाइजेशन का प्रक्रिया पूरी तरह से कैसा होता है। लोग सोचते थे कि फूड इनटेक किए और बस वो चलता चला गया और वो डाइजेस्ट हो गया। बहुत बाद में विलियम विलियम बीमॉन्ट इसका देखे थे कि पेट में कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन किए, पेट में गया और पेट से तुरंत वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। नहीं, पेट में भोजन रुका रहता है 3 घंटे 4 घंटे तक, जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो पहले तो हम लोग माउथ में ही रोकते हैं। माउथ में ऐसा नहीं भोजन डाले और तुरंत से अंदर ले लिए, उसको वहाँ पे क्रश करते हैं, माउथ में ही क्रश करते हैं। और क्रश करने के टाइम पे ही हमारा जो है बहुत सारी जो हमारा शुगर है, शुगर वाला जो स्टार्च है और जो भी शुगर का कॉम्प्लेक्स है वो हमें डाइजेस्ट कर लेते हैं अमाइलेज से, टाइलिन जिसको बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होता है सलाइवा के थ्रू, तो हम तो माउथ से ही पचाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से तो डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या क्या आपका है मेन चीज़, और जो प्रक्रिया में जो भी चीज़ भी शामिल होता है ना उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जहाँ जहाँ से फूड हमारा जाता है। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका बकल कैविटी, जो माउथ से गर्दन तक का होता है। उसके बाद फूड पाइप, एसोफेगस बोलते हैं। स्टोमक भी आपका एलिमेंट्री कैनाल में आता है और सबसे वाइडेस्ट वो है ब्रांच है जो एलिमेंट्री कैनाल का है, क्योंकि सबसे चौड़ा होता है ना, तो इसलिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल नाम का है, इसका 7.5 मीटर होता है, 5 गुना होता है बिग इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये हो गया। और उसके बाद रेक्टम, एनस, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया बकल कैविटी, माउथ में खाएं, बकल कैविटी हो गया। ये आपका एसोफेगस हो गया, ये हमें ऐसे से जाता है फूड और ये हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। स्टोमक में फूड हमारा स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सब उस पर रिएक्ट करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से मूव करता है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसमें क्या है ना कि कुछ ग्लैंड्स हैं जो इसी टाइम पे जब हमारा फूड मूव कर रहा होता है तो ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं और वो फूड के ऊपर रिएक्ट करके उसको तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन तो भी खुद में कॉम्प्लेक्स है, इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है। एमिनो एसिड जैसे सिंपलर है, शुगर है, शुगर को भी हमें कार्ब को किस में करना है, हमें ग्लूकोज में करना है। वो फैट है, फैट को हमें ग्लिसरीन में करना है, ग्लिसरीन या ग्लिसराइड होता है। तो ये सब ग्लैंड करते हैं। तो ग्लैंड की एकदम ब्रीफ में हम आइडिया देते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वही है जो केमिकल रिलीज करता है या एंजाइम रिलीज करता है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि क्या करते हैं। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, जो इंडोक्राइन है अंदर है ही वो अंदर, तो उसको किसी चीज़ की जो ज़रूरत है बाहर से, क्या बोलते हैं उसको, रिलीज करने के लिए, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अंदर से ब्लड से काम अपना कर लेता है। तो ये हम लोग आगे हायर क्लास में देखेंगे ग्लैंड के बारे में। तो एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब इनको रिलीज करने की इनका पार्टिकुलर वे बना रहता है और उसी तरह से काम करते हैं। उसके बाद लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब ग्लैंड है जो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस और भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इतना तक हम लोग देख लिए डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल तक। अब हम लोग भोजन करते हैं और माउथ से शुरू करते हैं। भोजन हम लोग माउथ में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, माउथ की जितनी सारी चीज़ें वो उसको इसमें बात करेगा। तो माउथ में सबसे पहले तीथ आएगा। तो तीथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीथ के बारे में बात करें तो तीथ कितना होता है, 32 दांत होता है, ठीक है। अब कुछ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो दूध का दांत कहा जाता है, दूध का दांत। और दूध का दांत कब तक रहता है, बहुत लोग तो अपना एज कम बताने के लिए आपको बताएंगे कि 18 साल में उनका दूध का दांत टूटा था, बट वैसा नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि 6 से 8 ईयर्स तक दूध का दांत रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ के साथ, ठीक है। अब हम लोग टूथ का देखेंगे सीन क्या है। तो जो टीथ है ऐसे होता है। अब इसके लिए ना याद करने के लिए हम लोग एक फार्मूला होता है वो बात करेंगे। इसे बाइसेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये 2 हो गया,
1 हो गया, और ये इसके बाद 3 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये हो जाता है मोलर, ये हो जाता है प्री मोलर। और ये कैनिन, कैनिन पता है आपको, ये जो कुत्ता की प्रजाति होती है उसको कैनिन कहते हैं। और कुत्ते की प्रजाति की दांत जो होती है ना बहुत तीखी होती है। तो ये कैनिन इस सबसे नुकीला होता है। आप अपना देखिएगा टच करके दांत, तो ये नुकीला होता है, तो इसको कैनिन कहते हैं, एक ही होता है। और ये जो ऊपर का जो 2 है इसको इंसाइजर कहते हैं। ये भी नुकीला होता है लेकिन इस तरह से पियर्सिंग करने वाला नहीं होता है, ये तो पियर्स ही कर देता है। तो इस तरह से अब इधर भी जाएंगे तो उसी तरह से मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 2, 1, और ये नहीं, ये प्री मोलर 2 ही होता है यार, 2 ही, और ये मोलर 3 होता है। 2, 1, 2, 3, ठीक है। मोलर कितना होता है, 3 होता है, प्री मोलर 2 होता है। तो इस तरह से हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, 2, 1, 2, 3। 2 क्या हो गया, इंसाइजर हो गया। 1 क्या हो गया, कैनिन हो गया। और 2 क्या हो गया, प्री मोलर हो गया। और 3 क्या हो गया, मोलर हो गया। ये पूछता है एग्जाम में। यही यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों को आप देखें, उनके बच्चा जो होता है उनके पास जो आगे का पहले 2 दांत आता है, फिर 2 दांत के बाद 2 दांत और आएगा, मतलब 4 दांत आ जाता है। 4 दांत के बाद उन पीछे क्रशिंग करने के लिए मोलर आ जाता है उनके पास, तो प्री मोलर नहीं आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2021, 2102, सॉरी। एक तो इनका 2 वाला पहला वाला जो दांत मैंने बोला कि जो आगे का आता है वो 2 एक तरफ से, एक आपका कैनिन आएगा, प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर 2 होता है। तो 2102, ये आप याद रखिएगा, ये चाइल्ड का टीथ का फॉर्मूला है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग भोजन जो है अपने माउथ में ले लिए हैं। अब माउथ में क्या करेंगे, अब जैसे ही हम लोग भोजन माउथ में लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। पियर्सिंग टीथ क्या हो जाएगा, ये आपका कैनिन हो जाएगा। अच्छा लो, नंबर पूछा है तो कैनिन का नंबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। मतलब 1 1 दोनों तरफ का ले ले तो 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग वाला आगे का जो 4 दांत होता है तो 4A, 4A। और ये चिविंग के लिए प्री मोलर और मोलर होता है, तो इसको फिल कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग भोजन माउथ में लिए तो हमारा सबसे पहले क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड उस पर रिएक्ट करता है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, जो भी आपका शुगर का, कार्ब का होता है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है वहीं से। तो स्टार्च का या स्टार्च वाला फूड हम लोग लेते हैं तो, या शुगर का भी लेते हैं तो इन्होंने वही चेक किया है जो माउथ में हम लोग डाले हैं। तो चेक करने के लिए भाई साहब फिर से बोल रहे हैं कि आप फिर से आयोडीन टेस्ट करिए। बहुत आयोडीन टेस्ट कराएं हम लोग से। तो आयोडीन टेस्ट करने के लिए कैसे कह रहे हैं कि आप जो भोजन चावल खाने जा रहे हैं आप उसको एक ट्यूब में रखिए, और अब जैसे ही चावल खाएं, चावल दाल खाएं, और चबाने के बाद थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट चबा लीजिए, उसके बाद उसको निकालिए और एक ट्यूब में रखिए, ठीक है। और दोनों में आयोडीन टेस्ट करिए। तो जो जिसमें रॉ राइस रखे हैं, जिसको आप चबाए नहीं हैं, उसमें ब्लू निकलेगा, और जिसको आप चबा दिए हैं उसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये था कि जो स्टार्च हम लोग चेक कर रहे थे वो स्टार्च इसमें तो है, लेकिन जो आप चबा गए हैं उसमें स्टार्च नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सलाइवरी ग्लैंड ऑलरेडी उस पर काम कर चुका है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या कर चुका है, तो उसने जो आपका स्टार्च था उसे तोड़ चुका है। तो स्टार्च है ही नहीं तो ये चेंज क्यों होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा उसी के बारे में दे रखा है। द सलाइवरी ब्रेक्स द स्टार्च इनटू शुगर्स, ये हो गया। अब तीत के बारे में थोड़ा और बात कर ले। तीत हमें जानते हैं इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो तीत में सबसे पहले आपको पता होगा कि तीत के ऊपर की लेयर को इनामेल कहते हैं। इनामेल समझते हैं, जो वाइट वाला पार्ट है उसको इनामेल कहते हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। अब इनामेल में क्या होता है ना कि हम लोग जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन के बाद कुछ छूट जाता है, लेफ्ट ओवर बच जाता है। अब वो लेफ्ट ओवर जैसे ही बचता है तो उससे खाने के लिए माउथ में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, और बैक्टीरिया वो खाते हैं, खा के एसिड रिलीज करते हैं। इसमें क्या दिखा है, एसिड रिलीज करते हैं। लेकिन एसिड कौन सा, वो होता है लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। अब लैक्टिक एसिड जब रिलीज करता है, और लैक्टिक एसिड में हमारा जो इनामेल होता है, इनामेल कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, ये उसको क्या करता है, डायरेक्ट मेल्ट करना शुरू कर देता है लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है। ये जो है माउथ का पीएच वैल्यू बहुत कम कर देगा एसिड बनेगा तो। और दूसरी बात है कि इनामेल को ये मेल्ट कराना शुरू कर देता है। इनामेल मेल्ट करेगा तो देखिए ऐसे ऐसे छिद्र होता 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 ये बड़ा सा बन जाएगा। दांत में इसकी गाँव के भाषा में इसको खोड़रा बोलते हैं या जो भी, तो इस तरह से बन जाता है। ये हो गया। और दूसरी बात ये भी एक है कि इनामेल को और नुकसान होता है। हम लोग गांव में सुने होंगे कभी दादाजी या पिताजी कह रहे होते हैं कि बेटा चाय के बाद पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। तो चाय के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि इनामेल जो होता है सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप चाय पियेंगे तो इनामेल हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद कोई भी चीज़ एक्सपेंड करेगा, और उसके बाद तुरंत से ठंडा पानी आप कोल्ड डालेंगे तो जैसे शीशा को गर्म करके तुरंत पानी डालेंगे तो टूट जाता है, तो इनामेल भी क्या करेगा, क्रैक उत्पन्न हो जाएगा इनामेल में, और दांत में सेंसिटिविटी आ जाएगी आपकी। कुछ पिएंगे खाएंगे तो दर्द होगा। और इसी तरह से है एक इसमें लिख रखा है कि चॉकलेट खाने से ज़्यादा, चॉकलेट यदि खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो सावधान हो जाइए, ये सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट शुगर ही दे रहा है वो उस बैक्टीरिया को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिकअप्स के बारे में। इन्होंने बोल रखा है कि हिकअप्स क्यों आता है। तो हिकअप्स क्या होता है कि आप यदि हड़बड़ में कभी जा रहे होते हैं और छोटा सा रास्ता होता है, आप बहुत तेज़ हड़बड़ में हैं तो कभी कभी किसी और के रूम में घुस जाते हैं, दरवाज़ा खुला रहे तो आप दूसरे के रूम में चले जाते हैं। तो वैसा ही फूड पार्टिकल्स के साथ होता है। यदि हम एक किसी चीज़ को, एक रोटी का निवाला डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर बात कर रहे होते हैं, तो वो उसे जाना है किधर, और वो चला जाएगा लेरिंग्स में चला जाएगा, फेरिंग्स में चला जाएगा। तो हमें लेरिंग्स में जाना है, वो फेरिंग्स में चला जाता है, जो जहाँ नसल कैविटी जो होता है। और इसमें चले जाने के बाद वो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है, और इसकी वजह से हमें हिकअप्स आना शुरू कर देता है। एक्चुअल में उसे रोकने के लिए एक वाल्व भी होता है। वाल्व कौन सा होता है इसमें नहीं दिया, वाल्व का नाम लिख लीजिए, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो होता है ये वाल्व होता है जो रोकता है, और ये स्ट्रीमलाइन करता है फूड को, कहता है कि हाँ भाई उधर ही रहना है, उधर से ही जाओ। लेकिन ये वाल्व कभी कभी खुला ही रह जाए, आप फंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो बोला जाता है ना खाते समय बात नहीं करते, तो वो फूड क्या करता है, वो नसल कैविटी में चला जाता है, और इस वजह से हमें हिकअप्स आता है। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने 2 बार। तो टेस्ट बर्ड क्या है। तो टेस्ट बर्ड ये जो आपको दिख रहा है ये सब टेस्ट बर्ड्स हैं। टेस्ट बर्ड्स जहाँ पे हमें सेंसेशन मिलता हो कोई टेस्ट का, उसे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मीठा देख के मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी क्यों आता है, क्योंकि जो मीठा का टेस्ट बर्ड्स है सबसे ऊपर रहता है, सबसे आगे रहता है। इससे जो ये टेस्ट बर्ड है ये स्वीट के लिए होता है। उसके बगल में साल्टी होता है, इसके कॉर्नर में आप जाएंगे तो साल्टी, और इसके पीछे सोर, ये खट्टा का रहेगा। और ये बाइटर का जो रहता है वो सबसे पीछे रहता है, जो बाइटर लगता है वो सबसे पीछे। ये आपका बाइटर का हो गया। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो उमामी है ये इसका टेस्ट का खोज नहीं हुआ था। बहुत दिन तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये उमामी कोई टेस्ट होता है। तो शायद जापान के लोग ही इसका सर्च किए थे, जो जापानी जो लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, जापान में ही इसका सर्च हुआ था। तो उमामी उन्हीं लोग दिए थे। और उमामी का टेस्ट आपको बोला जाता है कि मीट की तरह होता है। अब मीट का टेस्ट कैसा होता है आप खुद बताइएगा। तो उमामी का जो टेस्ट है उधर से ही खोज किया गया था। और यदि हम इसको सिंपल में करें तो ग्लूटामेट जो होता है, ग्लूटामेट का टेस्ट उमामी टाइप का होता है। अब इसका एग्जांपल हम आपको मैगी आपका एक जो एग्जांपल है ग्लूटामेट का है। तो मैगी में इसे इंटेंसिफाई करता है मैगी मसाला। आपको देखे होंगे मैगी इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्लूटामेट जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं इन चीज़ों को अफेक्ट करता है, यहाँ पे सेंसरी देता है वो, और हमें टेस्टी लगता है। अब तो ये हो गया है कि मैगी मसाला लोग सब्जी में भी यूज करने लगे हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगने लगा है उसको। तो मैगी मसाला क्या करते हैं, ग्लूटामेट टेस्ट को इंटेंसिफाई कर देता है। तो ये उमामी होता है, ये पूरा जो बीच में है ये उमामी टेस्ट बर्ड्स होता है।
तो ये हो गया हमारा टेस्ट बड्स हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे फूड पाइप्स एंड एसोफेगस। फूड पाइप एंड एसोफेगस ये है आपका, यहाँ से मैंने बोला था कि वाइडेस्ट सबसे एलिमेंट्री कैनाल होता है, यहाँ से ये जो शुरू होता है हमारा लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद, तो ये हमारा एसोफेगस चालू हो जाता है। पूरे को एसोफेगस करते हैं जहाँ तक हमारा स्टोमक आता है। ये देख लिए आप। नेक्स्ट स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट होता है। और स्टोमक का प्रोसेस बता देते हैं, स्टोमक का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही कोई खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाने के बाद स्टोमक में आएगा, यहाँ पे आपका रुक जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया और मकस हो गया। मकस का क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअल में बहुत इंटेंस होता है। ये यदि डायरेक्ट लाइनिंग पे डाल दिया जाए तो उसे हो सकता है कि बर्न कर दे, जला दे। तो मकस क्या करता है कि पहले आके स्मूथ कर देता है, कवरिंग कर देता है हमारे लाइनिंग्स को, जो स्टोमक का लाइनिंग है। और उसके बाद ये HCl उसके ऊपर काम करता है। HCl क्या करता है? बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ चले जाते हैं उसको किल कर देता है, और कुछ चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन भी करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस आता है। गैस्ट्रिक जूस में आपका प्रोटीन में पे काम करता है, प्रोटीन के बाद शुगर पे काम करता है, बहुत सारे हैं, ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। इनर लाइनिंग, सीक्रेट, मकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये है आपका वही चीज़ है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, कर लिए हैं। प्रोटीन, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक रेनिन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है UPSC में कि रेनिन और रेनिन। तो एक रेनिन ये है और एक रेनिन ये है। तो ये जो रेनिन है ये कैसीन करके एक प्रोटीन होता है जो बच्चों में दूध के साथ आता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि दूध पे ही रहते हैं, वो दूध से ही फीडिंग करते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आप बड़े हो गए, आप उतना दूध पी लेंगे तो हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए, लेकिन बच्चे के अंदर एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है, वो डाइजेस्ट करता है केसिन को, जो प्रोटीन होता है। और एक रेनिन है किडनी का एंजाइम, एक किडनी एंजाइम करता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। तो ये हम लोग किडनी के टाइम पे पढ़ लेंगे। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन देना था, दे दिए। अब ये आता है हम लोग का पेट का काम जो था, स्टोमक का काम, वो हो चुका। 3 घंटे 4 घंटे ब्लॉक करके सारा अभिक्रिया कर लिया। अब वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको मूव कराएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन काम होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड बोले थे वो सारा ग्लैंड इसमें अपना जूस जो है एंजाइम जो डालता है। वो लीवर भी है, पेनक्रियाज भी है, और इनका इंटेस्टाइन का अपना जूस होता है वो सब काम करता है। अब लीवर में सबसे पहले तो बाइल क्या करता है? फैट को वो करता है, तोड़ता है। तो बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है? सीक्रेट हमारा लीवर करता है। स्टोर कौन करता है? गैल ब्लाडर का काम सिक्रेशन है ही नहीं। कोई भी ब्लाडर आपको सीक्रेट करेगा ही नहीं कुछ भी, ये स्टोर करता है। ब्लाडर का काम क्या है? स्टोर करना। तो बाइल जूस यहाँ से होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फैट को तोड़ता है। वही पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज सबके ऊपर काम करता है, कार्ब पे, फैट पे, प्रोटीन पे, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इस तरह से इसके एंजाइम्स होते हैं। अब ये विलियम बीमाउंट के बारे में दे रखा है, जिसके बारे में बताया कि ये बहुत दिन के बाद एक्चुअली एक इंसिडेंट ये हुआ था कि एक पेशेंट आया था और पेशेंट को गोली लगी थी। तो गोली में क्या किया था इन्होंने, जल्दी जल्दी में सर्जरी करने के बदले उसमें टेप साट के छोड़ दिया था। और जब वो बेहोश था तो उसके अंदर उनको पता चला कि जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन में चर्निंग का आवाज़ आ रहा था, और चर्निंग से पता चला कि बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती है वहाँ पेट के अंदर। तब पता चला था कि हाँ इस तरह से काम करता था। ये मैंने बताया आपको। तो ये था। और हमारा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हो गया, कार्बोहाइड्रेट। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ को तोड़ के सिंपलर कर दिया। शुगर को किस चीज़ में? ग्लूकोज में तोड़ दिया। ग्लूकोज एकदम से सिंपलर फॉर्म है। अब फैटी एसिड को किस में कर दिया? ग्लिसरॉल में कर दिया। और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कर दिया। यहाँ आपका सब सिंपल हो गया। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, विल्ली आपका करता है। अब ये मैं आपको बोलूँ कि कोई ढेर सारा टॉफ़ी दूँ या चॉकलेट दूँ, मैं कहूँ कि इसमें से उठाइए, तो अब जितना बड़ा भी हाथ हो सके उतना आप
बड़ा करेंगे और उसमें उठाने की कोशिश करेंगे। तो विली यही करता है। विली क्या करेगा कि अपना एरिया एक्सपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और सरफेस एरिया को बढ़ा के सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एसिमिलेशन, ये जो हमारा वहाँ पे पहुँच जाता है सेल के पास यूज होता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। यूज होने के टाइम पे एब्जॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, एसिमिलेशन सेल में होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब तो ग्लूकोज पहुंच गया आपके सेल तक, ठीक है, सब कुछ पहुंच गया। अब हम नेक्स्ट क्या आप देखते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो और वाटर, ये क्या करता है, सक करता है, उसमें से निकालता है और उसको इजेक्ट करता है, बाहर आ जाता है वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है। अब डाइजेशन की प्रक्रिया कुछ एनिमल्स में स्पेशल है, उसको बता रखा है कि कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ हो गया। एक डायरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरिया क्या है कि जो लूज मोशन होता है, लूज मोशन का जो इंटेंस वाला है बीमारी, उसको डायरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कंटेमिनेटेड फूड यदि इंटेक कर लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि लूज मोशन ज़्यादा हो जाता है। लूज मोशन की वजह से जो आपके साल्ट हैं, साल्ट और वाटर दोनों बाहर आ जाते हैं और ये फैटल बन जाता है। कभी कभी जब साल्ट और वाटर पूरा तरह से फ्लूइड आपके अंदर से बाहर आ जाएगा तो आपके अंदर पानी की कमी रहेगी, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आपके मतलब कोई भी व्यक्ति को डायरिया होता है तो मरने का चांस आ जाता है। तो इसलिए ओआरएस दिया जाता है। ओआरएस क्या है। ओआरएस आप सिंपल नमक और चीनी का पानी घोल के दे दीजिए। आजकल तो ओआरएस मार्केट में आया है ब्रांडिंग के लिए, बट आप नमक और चीनी मिला कर देते हैं तो ओआरएस, इसमें क्या होता है कि सोडियम मिलता है, उसको सोडियम का आयंस मिलेगा और सोडियम आयंस जैसे ही अंदर जाता है तो एक कंसंट्रेशन का लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पैदा करता है और ये जैसे ही हाई कंसंट्रेशन पैदा करेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात है कि सिंपलर शुगर होता है तो हमें एनर्जी तुरंत मिल जाती है। तो ये ओआरएस का प्रक्रिया था। ओआरएस तुरंत देना चाहिए। किसी को भी लूज मोशन है तो घर में ओआरएस जरूर रखिए, इससे बहुत हद तक डायरिया को रोका जा सकता है। अब कुछ एनिमल्स के बारे में बता रहे थे जो इनका डाइजेशन प्रक्रिया स्पेशल है। उसमें सबसे पहले आपका कैटल हो गया, जो गाय भैंस होते हैं, ये उनको देखे होंगे कि वो बैठे भी रहते हैं तो चबाते रहते हैं। वो चबाते क्यों रहते हैं, वो जो जैसे ही ग्रास उनको डालेंगे ना, वो ग्रास फट फट क्या करते हैं, तुरंत से इनगल्फ कर जाते हैं। इनगल्फ करके कर्ड में रख लेते हैं अपना, ठीक है। वो जो इनगल्फ किए ग्रास उसको क्या करेंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं होता है, वो कर्ड के रूप में जाके रख देते हैं। वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। जो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं, जो गाय भैंस है उसको रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो वो जो बैक्टीरिया होता है कर्ड के पास, वो बैक्टीरिया मेथोनोजेन कहते हैं, मेथोनोजेन। अभी डेनमार्क का नाम सुने होंगे। डेनमार्क ने क्या किया है कि जितने कैटल हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया कि ये आपके जो कैटल हैं, गाय भैंस जो हैं, ये मीथेन उत्सर्जित करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मिथोनोजेन क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करता है कर्ड को और यहाँ से मीथेन गैस रिलीज करता है। तो इसलिए कैटल जो हैं बहुत हाई मात्रा में मीथेन को जनरेट करते हैं। ये आपका रूमेन है, ये यहाँ पे मेथोनोजेन बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया बोलते हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर है सेलुलोज। जो ह्यूमन के पास सेलुलोज पचाने का क्षमता नहीं है। हम लोग साग पात तो खा लेते हैं, बट वास्तव में साग पात पचाने के लिए हमारे पास उतना है ही नहीं, एबिलिटी है ही नहीं। उसी तरह से एक हॉर्स और रैबिट के बारे में बात किया है। रैबिट और हॉर्स का क्या होता है, कैकम करके होता है। जैसे यहाँ पे था ना ये आपका र्यूमेन, उसी तरह से उनका कैकम होता है जो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, वो पचाने की क्षमता बढ़ाता है। ये था। और एक आपका है अमीबा, इनका अलग ही रोल है। इनके अंदर कुछ हाथ पैर कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट जाएगा, अपना जो टारगेट है उसको इनगल्फ करेगा, बस खा जाएगा। और ये जो छोटा सा उभार सी संरचना निकाल रहा है, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। ये पैर की तरह काम करता है, पकड़ने का हाथ की तरह काम करता है। तो ये यहाँ से खाता है, यहाँ से निकाल देता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है। तो ये सीडोपोडिया याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ रखा है। ये प्रोजेक्शन होता है और अमीबा के केस में बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हो गया फूड वैक्यूल्स, ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, जो जहाँ ट्रैप करता है फूड वैक्यूल्स कहते हैं उसको। हाँ, बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारा पूरा हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर
फिनिश होता है हमारा। रूमेंस, इसके बारे में आप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है।